डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के यूनिट थर्ड में कृषि बीमा के ऊपर चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में बीमा की आवश्यकता क्यों होती है, इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है दक्षिण पश्चिमी मानसून का अनियमित व्यवहार। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यह 15 जून से लेके और 30 सितंबर तक रहता है, परंतु कभी ये जल्दी आ जाता है, कभी देरी से आता है और कभी देरी से आके जल्दी लौट जाता है। इसकी वजह से पूरे देश में बारिश नहीं हो पाती है और अनियमित बारिश हो पाती है और वर्षा का समान वितरण नहीं हो पाता, जिससे कृषि बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए किसानों को बीमा की आवश्यकता पड़ती है। खराब मानसून वर्ष 2002 का जो मानसून था वो अब तक के मानसून में सबसे खराब मानसून रहा। इस मानसून में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और बहुत औसत से भी कम बारिश इसमें मापी गई थी, जहाँ कहीं बारिश हुई, और लगभग पूरे देश ने इस मानसून की वजह से सूखे की चपेट में ले लिया था। अगला कारण है बाढ़। बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, पक नहीं पाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम आदि में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और जो फसलों को नष्ट कर देती है। इसलिए किसानों को बीमा कराने की आवश्यकता होती है, ताकि फसलों के नुकसान से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा के माध्यम से की जा सके। अब जो कारण है अगला, वह है कृषि में जोखिम और अनिश्चितता। कृषि में जोखिम और अनिश्चितता की वजह से बीमा की आवश्यकता होती है। जहाँ जोखिम है वहाँ बीमा उसकी सुरक्षा के लिए उपाय है। तो कृषि में जो जोखिम और जो अनिश्चितताएं पाई जाती हैं, उनमें है कृषि के लिए पानी की कमी। बारिश नहीं होने की वजह से भूमि का जल स्तर प्रतिवर्ष घटता जाता है और कभी ऐसा समय आ जाता है कि फसलों के लिए पानी ज़मीन के अंदर नहीं बसता। इसलिए कभी कभी खड़ी हुई फसलें भी पानी की कमी के कारण सूख जाती हैं, इसलिए बीमा की आवश्यकता होती है। दूसरा है अकाल के वर्षों में कृषि उत्पादन। अकाल जब होता है तब उस समय फसलियाँ तो बहुत कम होती हैं या फिर बिल्कुल नहीं हो पाती हैं, तो उससे कृषि का जो उत्पादन है वह घट जाता है। तो ये भी एक कृषि के क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितता और जोखिम है। फिर है वृद्धि दर में गिरावट। कृषि की जीडीपी में काफ़ी योगदान है, परंतु जिस वर्ष कृषि नहीं होती तो कृषि की जो वृद्धि दर है वह गिर जाती है। इसकी वजह से इसका असर संपूर्ण जीडीपी पे पड़ता है और देश की जीडीपी भी कम हो जाती है। फिर है पीने के पानी का भाव। प्रतिवर्ष यदि समय पर बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, तो भूमि का जल स्तर नीचे गिरता जाता है और ऐसी समस्या आ जाती है कभी कभी किसी क्षेत्र विशेष में पीने के पानी की भी कमी हो जाती है। फिर है भूख। यदि लगातार बारिशें नहीं हो और देश में अनाज का उत्पादन नहीं हो तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि भूखमरी की समस्या पूरे देश में फैल जाती है। तो ये भी एक कृषि क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितता और जोखिम है। फिर है रोजगार से संबंधित अनिश्चितता। भारत में लगभग 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही रोजगार में लगी हुई है और यदि मानसून समय पर नहीं आता है, यहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं
तो काफ़ी जो जनसंख्या है उसका रोज़गार छीन जाता है। तो ये भी एक तरह की अनिश्चितता है। फिर है दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम। कृषि क्षेत्र में भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। फसलों में कटाई के समय और मशीनों का प्रयोग करते समय व्यक्ति की जान चली जाती है, और साथ ही जो कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के समय भी दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम होता है। फिर अब फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक की जोखिम। फसलों की बुआई करने से लेकर उसकी कटाई करने तक की जोखिमें पाई जाती हैं, जिनमें फसल की बुआई करने के बाद में अचानक तापमान में वृद्धि होने से ज़मीन की नमी सूख जाने से फसलें पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो पाती हैं, बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो पाता है, और कटाई तक की जो समय होता है बुआई से लेकर, उसमें बीच में ओलावृष्टि होना, बाढ़ आना, इस तरह की जोखिमें पाई जाती हैं। फिर है शीघ्रनाशक फसलों और अनाज से जुड़ी जोखिमें। शीघ्रनाशक फसलें वे हैं जिनको कटाई के बाद या फिर जिनको तोड़ने के बाद कुछ ही सप्ताह में, 1-2 सप्ताह में उनको मंडियों में ले जाकर बेचकर ग्राहकों तक पहुंचाना होता है, अन्यथा वे शीघ्र खराब हो जाते हैं। इन फसलों में सब्जियां और फल हैं वो मुख्य हैं। इसके बाद अनाज से जुड़ी हुई जोखिम है। अनाज की जो फसलें हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, जो इनसे भी काफ़ी जुड़ी हुई जोखिमें हैं। यदि इनका भंडारण नहीं हो पाता है कटाई के बाद, तो इनका काफ़ी हिस्सा नष्ट हो जाता है। फिर है कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव से जुड़ी जोखिम। यदि कृषि उत्पादन जो होता है वह देश की जो आवश्यकता होती है या जो मांग होती है उसकी तुलना में कम होता है, तो देश में इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और यदि अनाप शनाप उत्पादन होता है तो कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं। तो ये भी इनसे कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई जोखिमें हैं। इसलिए इन सभी जोखिमों को कवर करने के लिए किसान को बीमा की आवश्यकता होती है। यदि किसान अपनी फसल का बीमा करवा लेता है तो इन सभी जो अनिश्चितताएं हैं और जो जोखिमें हैं उनका सामना कर सकता है, और अपना जो हानि होती है फसलों में नष्ट होने से उसका मुआवजा किसान को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कृषि में जोखिम और अनिश्चितता से बचाव के लिए कौन कौन सी बीमा योजनाएं चलाई गई थी। सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999-2000 में शुरू की गई थी, और इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की जो फसलें हैं, जिनमें दालें, अनाज की फसलें और जो तिलहन की फसलें हैं, और समस्त वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलें हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया की है वह इस योजना को संचालित करती है, और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जो प्रीमियम चुकाना होता है उसका 50% प्रीमियम सरकार देती है। फिर है पायलट आधारित योजना, बीज फसल बीमा योजना, ये भी 1999-2000 में शुरू की गई थी, और ये रबी की फसल को 1999-2000 से शुरू की गई थी। और ये है जो स्कीम थी वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही चलाई गई थी। और इस
इस योजना में धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और कपास, इन फसलों को इसमें शामिल किया गया था। फिर है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस या पशुधन बीमा। पशुधन भी कृषि का हिस्सा है। कृषि में ही शामिल किया जाता है पशुधन को भी। तो ये योजना पशुओं के लिए लाई गई थी। यदि किसी जो किसान है उसका पशुधन है, अकाल मृत्यु उसकी हो जाती है या मर जाता है, तो उससे किसान को नुकसान होता है। तो उस नुकसान से किसान को बचाने के लिए ये योजना लाई गई थी। और जो देश की 4 बड़ी सामान्य बीमा कंपनियां थी, जिनमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी को पशुधन बीमा के लिए अधिकृत किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत पशुधन के जो बाजार मूल्य है उसका 100% राशि का बीमा कवर पशुपालक को दिया गया था। फिर है मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम 2007 की खरीफ फसल से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को बारिश की अधिकता और बारिश की कमी से और तापमान के अधिक या कम होने से फसलों को नुकसान होने और नमी के सूख जाने की वजह से फसलों को जो नुकसान होता था उसको बचाने के लिए ये योजना लाई गई थी। फिर है कोकोनट फालम इंश्योरेंस स्कीम। कोकोनट फालम है, ये एक तरह का फल है और इसके लिए ये योजना पायलट आधार पर 2009-10 में शुरू की गई थी। ये पायलट आधार पर ये योजना आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में शुरू की गई थी। फिर है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 1999-2000 में शुरू की गई थी। उसी में संशोधन कुछ करके इसे 2010-11 में पुनः लागू किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वर्तमान में चल रही योजनाओं में ये फसल बीमा की सबसे बड़ी योजना है। इसका प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। प्रशासन, इस बीमा योजना का प्रशासन कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, उसका नाम बदलकर आजकल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। संचालन, इस योजना का संचालन सभी राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। आगे योजना की मुख्य विशेषताएं: प्रीमियम की दरें, खरीफ फसल के लिए प्रीमियम होगा बीमित राशि का 2%, रबी फसल के लिए प्रीमियम होगा 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम होगा 5%। फिर है बहुत कम प्रीमियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वह बहुत कम है, यानी जो बीमित राशि है उसका लगभग 2% है, 1.5% और 5% रखा गया है, जो कि बहुत ही कम है। फिर है तीसरा, सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यद्यपि ये 90% माना जाता है।
अब इस योजना की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो किसान अपना प्रीमियम चुकाता है, जो 2% से लेकर 5% तक है, 1.5% वाणिज्यिक फसलों रबी फसलों के लिए, 2% खरीफ फसलों के लिए और बागवानी फसलों के लिए 5% जो है, उसका भी 90% प्रीमियम सरकार सब्सिडी किसान को देती है। फिर है बीमित राशि पर न्यूनतम कैपिंग का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये जो कैपिंग का प्रावधान ये क्या है कि जो बीमित राशि होती है, यदि बीमित राशि का फिर जो दावा किया जाता है फसल को नुकसान होने पर, उसमें जो कैपिंग की लिमिट लगाकर पूर्ण भुगतान बीमित राशि का नहीं किया जाता है, उसका 5-10% या 20% तक राशि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे 80% भुगतान किया जाता है तो 20% कैपिंग राशि रोक ली जाती है। परंतु इसी योजना में कैपिंग की जो राशि है वह हटा दी गई है, यानी जो 100% प्रीमियम बीमित राशि है वह किसान को दी जाती है। फिर नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से दावा राशि का तुरंत भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सैटेलाइट माध्यम के द्वारा जो फसल किसान की होती है उसका चित्र प्राप्त किया जाता है सैटेलाइट के द्वारा, और यदि फसल को नुकसान हो जाता है तो उसका भी सैटेलाइट के माध्यम से चित्र तकनीकी के माध्यम से जो प्रशासन है उसके पास पहुंच जाता है, और उसी के आधार पे फसल का जो दावा है वह भुगतान कर दिया जाता है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इस कंपनी के द्वारा जो प्रीमियम का लेन देन होता है वह जमा किया जाता है और इसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। यदि कोई दावा होता है तो उसका भुगतान भी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम तथा मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को जो योजना थी उनको इस नई योजना के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वह NAIS और MNAIS इन दोनों योजनाओं को प्रतिस्थापित करके लाई गई है। अतः सेवा कर से फसल बीमा योजना को मुक्त रखा गया है, क्योंकि पूर्ववर्ती योजनाएं थी और इन्हीं के द्वारा इनका प्रतिस्थापित किया गया है। परंतु वर्तमान में बीमा है वह सेवा कर का विषय है, परंतु जबकि योजना पहले से चली आ रही थी इसलिए इनका प्रतिस्थापन कर लिए जाने से फसल बीमा योजना पे सेवा कर नहीं लगता है। अब है फसल बीमा योजना में क्या क्या शामिल है। पहले है किसान। सभी किसान इसके अंतर्गत शामिल हैं, परंतु ऐसे किसान जिन्होंने कोई संस्थागत ऋण ले रखा है उनके लिए ये अनिवार्य है। परंतु यदि जो किसान जिन्होंने ऋण नहीं ले रखा है उनके लिए ये ऐच्छिक है। फिर अब फसलें, अनाज, तिलहन, दालें तथा वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर है जोखिम, जो कृषि बीमा में शामिल हैं। कौन कौन से जोखिम हैं जिनको कृषि बीमा के अंतर्गत लिया गया है। पहला है फसल की बुआई से संबंधित जोखिम। फिर दूसरी है खड़ी फसल की जोखिम। फिर है कटाई के पश्चात की हानियाँ। फिर है क्षेत्रीय आपदाएं। इसके बाद है जोखिम जो शामिल नहीं है। पहला है युद्ध व दयालु संकट, यानी कि युद्ध के कारण फसल नष्ट हो जाती है या कोई संकट हो उसकी वजह से नष्ट हो जाती है तो शामिल नहीं किया जाता है। फिर आणविक जोखिम, यानी कोई बम फटने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है तो उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। फिर दंगे होने की वजह से। फिर चोरी व शत्रु से नुकसान, यदि चोरी हो जाती है फसल की या फिर फसल को किसी शत्रु के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया जाता है तो
वह भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। फिर जानवरों ने चर लिया हो या नष्ट कर दिया हो, यदि फसल को जानवरों ने चर लिया या नष्ट कर दिया तो भी फसल बीमा के अंतर्गत उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर दुर्घटना पूर्ण नष्ट किया गया हो या किसी बुरी भावना की वजह से किसान के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा उसको नष्ट किया गया हो तो भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब है बीमित राशि। किसान को कौन सी बीमित राशि मिलेगी? ऋणी जो किसान होता है जिसने लोन ले रखा है उसकी दशा में जिला स्तरीय तकनीकी समिति जो होती है उसका जो वित्तीय पैमाना होता है उसके बराबर राशि बीमित राशि मानी जाएगी, जो कि उस फसल के लिए निर्धारित की गई है जिसका बीमा किसान ने करवाया है। और इस राशि को बीमित उत्पादन की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है कि जितना उत्पादन हमने बीमा में दिखा रखा है बीमा करते समय कि हमारे फसल का इतना उत्पादन होगा, उसकी सीमा तक भी इसको बीमित राशि को बढ़ाया जा सकता है, परंतु ये सब किसान की इच्छा पर होता है। परंतु इन जो दो विकल्प हैं, या तो जो वित्तीय पैमाना है जिला स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा निर्धारित किया गया हो या फिर जो बीमित उत्पादन है उसकी सीमा तक बढ़ाया गया हो, इनमें से जो भी लाभदायक होता है उसी राशि का बीमित जो राशि मानी जाती है उसी का विकल्प किसान चुन सकता है। और अंत में अभ्यास प्रश्न है, कृषि बीमा की आवश्यकता बताइए। इसमें हमें ये बताना होगा कि कृषि के लिए बीमा क्यों आवश्यक है। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर एक लेख लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।